तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। इसकी IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से काफी ज्यादा सही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैश करो के बारे में, जिससे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अपने कई सारे पैसे बचा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लूट मची पड़ी हुई है और 80-90% डिस्काउंट मिल रहा है Amazon, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार जैसे ज्यादातर वेबसाइट्स पर, और अप टू 30% कैशबैक आपको कैश करो वाले देंगे। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पर ध्यान रहे ये ट्रिक कहीं देश के बाहर ना जाने पाए। मैं अपनी ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक Amazon, मिंत्रा, आजियो, बिग बाजार से करता हूँ, पर मैं कभी भी डायरेक्ट जाकर इन वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करता। मैं उसके लिए यूज करता हूँ इंडियाज बिगेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो इज फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा और कैश करो पर आपको अप टू 30% तक कैशबैक मिलता है ना मजेदार? वो भी अबव ऑल कूपन कोड्स एंड सेल डिस्काउंट्स 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स पर। अब आपको 10 ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। कैश करो पर आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रोसरीज और ऑनलाइन फूड भी। कैश करो कैशबैक इज अ रियल कैश जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो ऐप यूज करना बहुत आसान है। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कैश करो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधा प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल जरूर करिएगा जो कि है फिल्मी 25, जिससे कि आपको तुरंत 25 रुपए बोनस मिलेगा। इसके बाद आप कैश करो ऐप पे जाइए और अपनी मनपसंद वेबसाइट को चूज करिए और जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ठीक वैसा ही सब करना है। फिर इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर लीजिए और पेमेंट के लिए आगे बढ़िए। आपने जितने पैसे बचाए होंगे वो आपको माई अर्निंग सेक्शन में दिख जाएंगे, जिन्हें आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर Amazon वाउचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग का फंडा सिंपल है, कैश करो ऐश करो। तो चलते हैं अब अपनी मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम नाम्बी नारायण और उनके पूरे परिवार को देखते हैं, जिसमें कि उनकी बीवी मीना, उनकी बेटी गीता और उनका बेटा शंकर और उनका दामाद शामिल था। नाम्बी नारायण बहुत बड़े एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जिनका काम था अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यान के इंजन्स बनाना, और वो अपने काम और अपने परिवार के साथ रहकर हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं। नाम्बी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज कुछ बहुत अच्छी खबर आने वाली थी, इसीलिए वो मंदिर की ओर निकल जाते हैं। वहीं उनकी बीवी मीना को एक शादी में जाना था और बाकी उनके बच्चे भी अपने काम से बाहर निकल जाते हैं। नाम्बी मंदिर के अंदर पहुंचते ही हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और बिना कुछ बताए उन्हें मारते पीटते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर नाम्बी के परिवार वालों के साथ भी आसपास के लोग उनके साथ बुरी तरह बर्ताव करने लग जाते हैं और देखने पर समझ नहीं आता कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो लोग ऐसा करके ये जताना चाह रहे थे कि उनके परिवार ने शायद कुछ गलत किया है। अब कहानी यहाँ से 2014 में शिफ्ट होती है, जहां हमें बताया जाता है कि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया है, वो भी इस कीमत में जो कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म से भी कम है। अब हम नाम्बी नारायण को देखते हैं जो कि समय के साथ काफी बूढ़े हो चुके थे और मंगलयान पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक टीवी शो में बुलाया गया होता है, जहां उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं बॉलीवुड के जाने माने कलाकार शाहरुख खान। स्टूडियो में सभी लोग काफी परेशान थे और यही सोच रहे थे कि एक बुढ़े आदमी का इंटरव्यू होने जा रहा है तो काफी बोरिंग ही रहने वाला है। तो वहां मौजूद सभी लोग बिना इंटरेस्ट दिखाए बस अपना काम कर रहे थे। अब इंटरव्यू शुरू होने पर शाहरुख खान नाम्बी नारायण के गुरु विक्रम साराभाई का जिक्र करते हैं और इस बातचीत में अब कहानी 1969 में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके साथ नाम्बी रॉकेट लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। नाम्बी कलाम को बता रहे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, पर कलाम उनकी बात को ना मानते हुए अपना एक्सपेरिमेंट करने में लगे होते हैं कि तभी वहां एक ब्लास्ट होता है, पर नाम्बी कलाम को धक्का देकर उस धमाके से बचा लेते हैं। तभी वहां पर नाम्बी के गुरु और इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई आते हैं और थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ऐसे धमाका करने से पहले बता दिया करो, नहीं तो एक दिन दिल का दौरा ही पड़ जाना है। नाम्बी उन्हें एक लेटर देते हैं और बताते हैं कि उसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना आसान नहीं
था, पर नाम्बी को वहां जाकर अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। नाम्बी को लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ाई करने की ज्यादा रुचि थी, पर कलाम उन्हें समझाने लगते हैं कि अभी हम सॉलिड फ्यूल को ही सही से समझ नहीं पाए हैं, तो लिक्विड तो बहुत दूर की बात है। नाम्बी कहते हैं कि अब सॉलिड से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब हमें और आगे स्टेप लेने होंगे, इसीलिए लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में भी पढ़ाई करना जरूरी है, इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। नाम्बी ने अपना इरादा बना लिया था जाने का, तो सभी उसकी बातों से सहमति जताते हैं और फिर नाम्बी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अब हम देखते हैं कि नाम्बी एक क्लास में बैठकर लेक्चर सुन रहे होते हैं कि तभी वो प्रोफेसर को टोकते हुए उनकी बात को सही करने लगते हैं, जो कि किताब में गलत लिखी हुई थी। प्रोफेसर को ये बात पसंद नहीं आती और नाम्बी का नाम जानने के बाद उसे उल्टा सीधा बोलते हुए उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि किताब में गलत लिखा है तो उसके राइटर को एक लेटर लिख के भेज देना, तब देखते हैं कि सही हो पाता है या नहीं। नाम्बी ऐसा ही करने का कहकर क्लास से बड़े आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो कह रहे हैं वही सही है और उन्हें अपनी बात पर पूरा विश्वास था। नाम्बी का एडमिशन सॉलिड फ्यूल की पढ़ाई करने में हुआ था, लेकिन वो प्रोफेसर क्रोको से लिक्विड फ्यूल पढ़ना चाहता था, पर उसके सहपाठी बताते हैं कि प्रोफेसर क्रोको अब यूनिवर्सिटी नहीं आते क्योंकि उनकी बीवी बीमार है और शायद अब पढ़ाना भी बंद कर दिया है। तभी वहां पर नाम्बी को यूरी नाम का एक रशियन स्टूडेंट मिलता है जो कि उसका दोस्त बन जाता है, तो नाम्बी उसी से प्रोफेसर क्रोको के घर का एड्रेस लेकर अगले दिन वहीं पहुंच जाता है। प्रोफेसर क्रोको की वाइफ काफी ज्यादा बीमार थी कि वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाती थी और प्रोफेसर को ही सारा काम करना पड़ता था, जिस वजह से वो काफी परेशान थे और कॉलेज में पढ़ाना भी बंद कर दिया था। नाम्बी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके अंडर रहकर अपनी लिक्विड फ्यूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, पर प्रोफेसर क्रोको उसे साफ साफ मना कर देते हैं। नाम्बी तभी दिमाग लगाता है और कहता है कि मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूंगा, जिससे कि आप अपनी बीवी के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे और आप मुझे पढ़ा भी पाएंगे, तो इस तरह से दोनों का काम हो जाएगा। ये सुनने के बाद प्रोफेसर तुरंत नाम्बी को पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। अब नाम्बी प्रोफेसर के घर पर काम करना शुरू कर देता है और उसके बदले प्रोफेसर उसे लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक दिन नाम्बी उन्हीं प्रोफेसर के पास जाता है जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी और उन्हें एक लेटर देते हुए बताता है कि जिस किताब में गलत लिखा हुआ था उनको मैंने लेटर भेजा था और उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि किताब में गलत लिखा है। प्रोफेसर जो बहुत इतरा रहे थे अपनी काबिलियत पे और नाम्बी को बेवकूफ समझ रहे थे, आज उनका पूरी क्लास में 5 कोने का मुंह बन गया था। नाम्बी पूरी तरह से मेहनत करते हुए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हुए अपनी लिक्विड फ्यूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जो पढ़ाई करने के लिए बाकी सभी सालों लगा देते थे वो नाम्बी ने 10 महीने में ही पूरी कर ली थी, जिस बात से प्रोफेसर क्रोको उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब नाम्बी को नासा की तरफ से बुलावा आता है, तो वहाँ पर उनकी बैरी नाम के वैज्ञानिक से मुलाकात होती है, जो कि कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इंसान का यहाँ काम करना बहुत अच्छी बात होगी और तुम बेहतर जानते होगे कि तुम्हें क्या करना है। नाम्बी की मीना से शादी हो रखी थी, तो नाम्बी ने मीना को वहीं पर बुला लिया था और वो उसे बताते हैं कि उन्हें नासा की तरफ से जॉब का ऑफर आया है, जिसमें कि इतनी सैलरी है जितना हमारे परिवार वाले भी नहीं कमा पाते और हमें हर तरह की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। विक्रम साराभाई को जब ये बात पता चलती है तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो चाहते थे कि नाम्बी इंडिया वापस आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना काबिल दिमाग वाला इंसान अपना देश छोड़कर विदेश में किसी और के लिए काम करे। विक्रम नाम्बी से कहते हैं कि जो नासा तुम्हें दे रहा है वो हम तो नहीं दे सकते और शायद ही कोई उनकी नौकरी मना करेगा, पर जो भी फैसला लेना सोच समझ कर ही लेना। अगले ही पल नाम्बी उनके सामने होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नाम्बी कभी भी नासा में नौकरी करने ही नहीं वाले थे, क्योंकि उन्हें इंडिया आकर ही यहाँ के लिए कुछ करना था। विक्रम सर कहते हैं कि तुम अपनी लिक्विड फ्यूल के ऊपर रिसर्च जारी रखो और बाकी देशों में जो इससे जुड़ी हुई रिसर्च चल रही है वो जाकर देखो, जिससे कि हमारे पास जब भी रिसोर्सेज आए तो हम लिक्विड फ्यूल के ऊपर काम करने को तैयार रहें। अब 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि नाम्बी रोल्स रॉयस कंपनी के सीईओ क्लीवर से जाकर मिलते हैं और उनसे मांग करते हैं कि वो अपनी हाइड्रोलिक पावर की टेक्नोलॉजी इंडिया को डोनेट कर दें, जिससे कि उन्हें अपने काम में आसानी होगी। जल्द ही वो कंपनी यूएस के अंडर आने वाली थी, जिसके चलते उनकी कंपनी के सारे इक्विपमेंट बेकार होने वाले थे, इसीलिए नाम्बी ने यह ऑफर रखा था, जिसके लिए क्लीवर मान भी जाते हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों का राज था तब क्लीवर इंडिया में थे और उनकी काफी सारी यादें इंडिया से जुड़ी हुई थी और जो कुछ भी अंग्रेजों ने किया था उन्हें उस बात का गिल्ट भी था। इसीलिए सारी बातों को समझते हुए वो अपनी 400 मिलियन पाउंड की फैक्ट्री इंडिया को देने के लिए तैयार हो जाते
जाते हैं। नाम्बी ये खुशखबरी विक्रम सर को सुनाने के लिए इंडिया वापस आ रहे होते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि विक्रम साराभाई की अचानक ही मौत हो जाती है, जिससे कि नाम्बी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो नाम्बी को हमेशा सपोर्ट करते थे और उनके गुरु भी थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए थे। अब विक्रम सर की जगह पर सतीश धीमान आ जाते हैं और हम देखते हैं कि नाम्बी उनसे डिमांड कर रहे होते हैं कि उन्हें सही तरह से रिसोर्सेज दिए जाएं ताकि अच्छे से काम हो सके, पर सतीश उन्हें समझाते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम तुम्हें सब कुछ दे सकें। नाम्बी उनसे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है लेकिन दिमाग तो है ही। फ्रांस अपने रॉकेट के लिए लिक्विड फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें काफी वैज्ञानिकों की जरूरत है, तो हम अपने वैज्ञानिकों को वहां भेज सकते हैं ताकि उनका काम कर सकें और उसके बदले हम लिक्विड फ्यूल इंजन बनाना भी सीख लेंगे। नाम्बी को ऐसा करने की परमिशन मिल जाती है और अब नाम्बी एक टीम तैयार करता है और सभी को बताता है कि हम सभी को फ्रेंच आनी चाहिए, पर हमें एक भी शब्द फ्रेंच नहीं बोलना है। नाम्बी का प्लान ये था कि वो लोग वहां जाकर उनके इंजन पर काम करेंगे, पर साथ ही साथ वो काम सीखेंगे भी, पर किसी को भी पता नहीं चलने देंगे कि उनका असली मकसद क्या है। अब नाम्बी और बाकी सभी मेंबर फ्रेंच स्पेस एजेंसी पहुंच जाते हैं और वहां का काम करते हुए अपना काम भी सीखने लग जाते हैं, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से एजेंसी के अंदर एंट्री नहीं मिली थी, तो उन्हें ऊपर ऊपर की ही जानकारी मिल पा रही थी। नाम्बी की टीम को पता चलता है कि फ्रांस के रॉकेट में कुछ कमियां हैं, जिसको बताकर और प्रूव करके वो अपने आप को समझदार दिखा सकते हैं, जिससे कि उन्हें उन कमियों को ठीक करने के लिए एजेंसी के अंदर पूरी तरह से एंट्री मिल जाएगी। नाम्बी और उनकी टीम ऐसा ही करती है और रॉकेट इंजन के अंदर कमी दिखाते हुए अपनी बात को प्रूव कर देती है, और तब वहां के वैज्ञानिकों को यकीन हो जाता है कि नाम्बी की बात सही है और उनके रॉकेट में कमियां हैं। वहां के वैज्ञानिक नाम्बी को उस कमी को ठीक करने का जिम्मा दे देते हैं और जो भी डाटा वहां मौजूद था उसका एक्सेस भी दे देते हैं, और यही नाम्बी चाहते भी थे। नाम्बी को ये पता था कि कमी क्या है, पर उसको ठीक करने के लिए वो अपने दोस्त उन्नी को वहां बुला लेते हैं, जो कि इस कमी को ठीक करने में एक्सपर्ट था। अब उन्नी वहां पर काम करना शुरू कर देता है और चीजों को समझने लग जाता है। तभी एक दिन नाम्बी के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उन्नी के बेटे की मौत हो गई है। नाम्बी एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वो एकदम गंभीर होकर कहते हैं कि उन्नी अंतिम संस्कार के पहले वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ रहकर अपना काम संभाल ले तो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो सकता है, जो उसके बगैर नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। उन्नी का अपना एक लौता बेटा मारा गया था, पर नाम्बी उसे कोई भी जानकारी नहीं देता, क्योंकि उसने जिस काम के लिए उसे बुलाया था, अगर वो काम नहीं हो पाता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती और उनका सारा प्लान फेल हो जाता। इसीलिए उसका वहां रहना बहुत जरूरी था, और एकदम पत्थर दिल होकर नाम्बी उसे कुछ भी ना बताने का फैसला ले लेते हैं। उन्नी को जो काम दिया गया था वो उसे पूरा कर लेता है, और जो रॉकेट में कमी थी वो खत्म हो जाती है। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उन्नी को बताता है कि उसके घर से फोन आया है। अब उन्नी को फोन के द्वारा सब कुछ पता चल जाता है, और ये भी पता चलता है कि नाम्बी को सब कुछ पता था, पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। नाम्बी उससे कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ सोच कर ही किया, और तुम वहां पहुंच भी जाते तो भी कुछ बदल नहीं पाते, पर यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, पर मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, और मैं यही चाहूंगा कि अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम भी यही करना। उन्नी उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि दोबारा कभी मिलना मत, वरना मार डालूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नाम्बी शाहरुख को बताते हैं कि फ्रांस से वापस आने के बाद हमारे पास इतना फंड नहीं था कि हम अपना इंजन बना पाए, लेकिन कई साल बाद हमें एक इंजन बनाने के लिए 1 करोड़ का फंड मिला, लेकिन मैंने 60 लाख में ही इंजन बना डाला। पर उसे टेस्ट करने के लिए स्टैंड की जरूरत थी, जो कि 100 करोड़ का आता है, तो वो हमारे पास था नहीं, तो हमें दोबारा से फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस का इंजन 135 सेकंड चलता था, तो सभी मेंबर ये मना रहे होते हैं कि कम से कम हमारा इंजन उतना तो चल ही जाए, या फिर उसके आसपास ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इंजन स्टार्ट होता है और सबकी नजर हर एक सेकंड पर टिकी हुई थी, और हर एक सेकंड के बढ़ते हुए वहां मौजूद सभी की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, और सब बस यही मना रहे थे कि इंजन 135 सेकंड टिका रह जाए। पर इंजन उनकी उम्मीदों से भी आगे निकल जाता है और पूरे 180 सेकंड चलता है, और फ्रांस के इंजन को भी पीछे छोड़ देता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग खुशी से नाचने लग जाते हैं, क्योंकि ये कामयाबी बहुत अनोखी थी, और ये सब कुछ हो पाया था नाम्बी नारायण की वजह से। और नाम्बी उस इंजन का नाम रखते हैं विकास इंजन। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि शाहरुख खान बता रहे होते हैं कि विकास इंजन इसरो के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और इस बात में कोई शक नहीं कि विकास इंजन
मिशन इसरो का एक लौता हिस्सा है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अब कहानी यहाँ से दोबारा पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब नाम्बी ने लिक्विड फ्यूल वाला इंजन तो बना लिया था और अब बारी थी एक और स्टेप आगे बढ़ने की, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन को बनाने की। लेकिन इंडिया में उस तरह की चीजें नहीं थी कि ये इंजन यहाँ बन सके, इसीलिए नाम्बी रशियन की मदद लेते हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर वो इस इंजन को बना सकें। रशिया से 4 इंजन इंडिया लाने की डील हो तो गई थी, लेकिन उस डील में दखल देने के लिए बीच में अमेरिका आ जाता है और अपने हथकंडे अपनाने लग जाता है इस डील को तोड़ने के लिए। पर नाम्बी किसी तरह इंजन्स को इंडिया ले जाना चाहते थे, इसीलिए अमेरिका से बचते हुए वो सारी मुसीबतें पार करके इंजन्स को इंडिया ले आने में कामयाब हो ही जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां शाहरुख नाम्बी सर से कहते हैं कि आप इंजन्स इंडिया ले तो आए थे, पर उनको असेंबल करने के लिए कोई मैनुअल नहीं था और 3 साल तक वो काम नहीं आ पाए, और इससे पहले कि कुछ हो पाता आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आ चुका था। अब कहानी उस समय शिफ्ट होती है जहां हमें शुरुआत में दिखाया गया था कि पुलिस नाम्बी को मारते हुए पुलिस स्टेशन ले जा रही है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ लोग आते हैं और नाम्बी को मारने लग जाते हैं, ये कह के कि तुमने इसरो की सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पास की है, तो तुमने ऐसा क्यों किया, और किया भी है तो अपना गुनाह कबूल करो। नाम्बी कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वो ऑफिसर्स उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे और फिर उनको बेरहमी से टॉर्चर करते हुए जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं उसे कबूल करने के लिए कहने लग जाते हैं। वो लोग नाम्बी सर को इतना मारते हैं कि उनकी मरने जैसी हालत हो जाती है, पर वो मरे नहीं, इसीलिए उनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। अगले दिन नाम्बी से मिलने के लिए सीबीआई के एक ऑफिसर आते हैं, जिन्हें वो केस हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया गया था। ऑफिसर के साथ 2 आदमी आते हैं जिनका नाम सुरिंदर और राजशेखर होता है, और 2 लड़कियां भी जिनका नाम फौजिया और मरियम होता है। ऑफिसर लड़कियों से पूछते हैं कि क्या वो नाम्बी को जानती हैं या नहीं। लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने बस उनका नाम सुना है, बाकी पुलिस वालों ने हमें टॉर्चर करके जानबूझकर इनका नाम लेने को कहा और ये चार्जेस लगाने को कहे कि उन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है। अब ऑफिसर नाम्बी को सच बताने को कहते हैं और पूछते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आप पर क्या इल्जाम लगा रही है। नाम्बी बताते हैं कि उनका कहना है कि मैंने इन 2 लड़कियों में से एक के साथ सोने के लिए पाकिस्तान को अपनी रॉकेटरी इंफॉर्मेशन बेच दी और मुझे $9 लाख भी मिले, और ये डील मद्रास के एक होटल में हुई, जो कि ये बिल्कुल झूठ है क्योंकि मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं जानता और जो टेक्नोलॉजी इस देश में आई नहीं वो मैं पाकिस्तान को कैसे बेच सकता हूँ। कुछ दिन बाद नाम्बी से एक इंसान मिलने के लिए आता है और वो कोई और नहीं बल्कि उन्नी होता है, जिसके साथ नाम्बी ने बहुत गलत किया था। नाम्बी हंसते हुए उससे कहते हैं कि तुम हमेशा से मुझे इस हालत में देखना चाहते थे और आज मेरी हालत देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी, तो तुम मुझे अच्छे से देख लो और अपनी आंखें सेक लो। उन्नी कहता है कि तुम मतलबी, घमंडी, बेरहम हो सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, पर देश के साथ गद्दारी तो कभी नहीं कर सकते। नाम्बी ने उन्नी के साथ भले ही सही नहीं किया था, पर आज भी वही पहला इंसान था जो उससे मिलने आया था, क्योंकि वो जानता था कि नाम्बी अपने काम के प्रति इतना लॉयल है कि वो ऐसे धोखाधड़ी तो नहीं करेगा। अब सीबीआई ऑफिसर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि इस केस में 5 लोग शामिल हैं। पहला है राजशेखर, दूसरा है सुरिंदर, तीसरी है फौजिया, चौथी है मरियम और 5वां है पुलिस ऑफिसर गोपाल। ये पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और काफी चीजें इनके बीच हुई हैं जिनके बारे में एक लोकल न्यूज़पेपर ने छापा था और फिर वो न्यूज बड़ी हो गई और ये केस उलझ गया। पुलिस डिपार्टमेंट अपनी सफाई देने में लगा है, वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस केस में कूद गई और न जाने वो क्या करना चाहते हैं। इन सभी चीजों का रिजल्ट ये है कि जिस केस के बारे में हम बहस कर रहे हैं उसका कोई सर पैर ही नहीं है और जो बड़े बड़े इल्जाम नाम्बी पर लगाए गए हैं उनका इन 5 से कोई लेना देना भी नहीं है। दोनों लड़कियां कभी भी नाम्बी नारायण से मिली ही नहीं और इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि नाम्बी ने मद्रास के एक होटल में पाकिस्तान से डील की, पर नाम्बी उस वक्त वहां थे ही नहीं बल्कि वो इसरो में थे। इन सभी लोगों को टॉर्चर करके झूठे बयान देने का दबाव डाला गया और ऐसा नाम्बी के साथ भी करने की कोशिश करी गई, पर वो झुके नहीं और झूठी गवाही नहीं दी। ऑफिसर बताता है कि कुछ टाइम पहले इंडिया ने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन लिए थे जिसके सहारे इसरो बाकी एजेंसीज के मुकाबले सबसे सस्ते दाम में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया पर वो नाकामयाब रहे। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि जो तीनों वैज्ञानिक गिरफ्तार हुए हैं वो सारे क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट से संबंध रखते थे। हो सकता है कि कहीं ये पूरा स्कैंडल एक सोची समझी साजिश हो इसरो को कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट से निकालने के लिए। सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि जितना तुम बता रहे हो अगर नाम्बी नारायण इतने ही इनोसेंट हैं तो उन्हें इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है और वो कौन लोग हैं
जो नाम्बी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्टूडियो में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि नाम्बी नारायण की कहानी को सुनते हुए सभी को एहसास होने लगा था कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, और जो कुछ टाइम पहले बोरियत महसूस कर रहे थे वो सभी काफी दुखी महसूस कर रहे होते हैं। शाहरुख खान नाम्बी सर से कहते हैं कि इस एक घटना ने बहुत कुछ बदल दिया, आपको 50 दिन जेल में गुजारने पड़े और उन 2 औरतों को 2 साल। केरला के सीनियर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर समय पर रिटायर होकर अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस में शिफ्ट हो गए। केरला के सीएम ने अपनी कुर्सी गंवाई, और इतने हो हंगामा के बावजूद आज 25 साल बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला, लेकिन कोर्ट में कई पेशी और 50 दिन जेल के बाद आखिर आपको आजाद कर दिया गया। अब कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नाम्बी जेल से आजाद होकर घर आते हैं तो पूरा परिवार उनको देखकर खुश होता है, पर आंखों में आंसू भी होते हैं। नाम्बी को उनकी पत्नी मीना नहीं दिखाई पड़ती, तभी उन्हें पता चलता है कि उनके जाने के बाद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो सदमे में चली गईं। जेल से छूट जाने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला था। पब्लिक भीड़ लगाकर नारेबाजी करते हुए उनके घर के बाहर खड़ी थी और पत्थरबाजी भी कर रही थी, और अभी भी उनको देशद्रोही कह रही थी। एक दिन नाम्बी मीना को हॉस्पिटल से लेकर बाहर निकलते हैं और ऑटो रोककर उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ऑटो वाला उन दोनों को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। नाम्बी हर गाड़ी हर ऑटो वाले को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनको देखकर कोई भी नहीं रुक रहा होता। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बद से बदतर बन चुकी थी, क्योंकि कल तक जो देश के लिए सब कुछ था, आज वही इंसान लोगों के लिए देशद्रोही बन गया था। काफी टाइम बाद नाम्बी इसरो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कई लोगों ने उनकी टीम को छोड़ दिया है, और जो इंजन रशिया से आए थे उनमें से कुछ पार्ट तो कभी आए ही नहीं, और जो आए थे उन्हें कभी खोला ही नहीं गया, क्योंकि सब कुछ नाम्बी से जुड़ा हुआ था। तो उनके जाने के बाद सब ठप हो गया था। सभी लोग एकदम हताश होकर बैठ जाते हैं। तभी एक साथी कहता है कि हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, चाहे अपनी जान निछावर कर दें, लेकिन आखिर में हम मुंह के बल ही गिरते हैं, और फिर हमें बाकी देशों से भीख मांगनी पड़ती है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी दे दो, हमें अपने पार्ट्स दे दो। तभी दूसरा साथी कहता है कि भीख तो हमें मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे काबिल दिमाग तो किसी और के यहाँ काम कर रहे हैं। तीसरा साथी कहता है कि उन्हें कम से कम कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा है, लेकिन बेवकूफ और बदकिस्मत तो हम हैं जो अपना दिमाग रिसर्च और इन्वेंशन छोड़कर बाकी के हर बकवास में लगाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। नाम्बी कहते हैं कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें खुद का ही क्रायोजेनिक इंजन बनाना होगा, फिर चाहे सालों लग जाएं। तभी वहां पर एक साथी कहता है कि हम अगर एक मंगल मिशन करें, वो भी सब कुछ भारत में ही बनाकर, वो भी सॉलिड और लिक्विड इंजन के साथ, तो हमारे देश का खूब नाम होगा। ये बात सबको पसंद आती है और सब ये काम करने को खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। उन्होंने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, और काफी कम बजट में विकास इंजन के साथ मंगलयान अपने पहले ही अटेम्प्ट में लॉन्च हो गया। पर उस वक्त भी नाम्बी के ऊपर मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक उनका केस कोर्ट में चल ही रहा था। एक दिन नाम्बी की पूरी फैमिली एक रिश्तेदार के घर की शादी में गए होते हैं, पर वहाँ पर लोग उनसे काफी कट रहे थे और बिल्कुल भी सही ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे होते। नाम्बी जब खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके पास फोन आता है और उनको खबर मिलती है कि वो केस जीत गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं। ये खबर हर जगह फैल जाती है और जो लोग अब तक उनकी फैमिली से कट रहे थे वो सभी उनको आकर बधाई देने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ रिश्तेदारों का दोगलापन साफ साफ देखने को मिलता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्टूडियो में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि शाहरुख खान के भी आंखों में आंसू होते हैं, और जो लोग अब तक परेशान थे अपने काम से, वो उनकी कहानी सुनकर एकदम इमोशनल हो जाते हैं। शाहरुख खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, पर 24 साल बाद भी आपकी पत्नी उस हादसे से पूरी तरह उभर नहीं पाई है। आपको 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया, पर अब तक आपको बस 10 लाख ही मिले हैं। शाहरुख खान नाम्बी सर से पूछते हैं कि ये पैसा और मुआवजा क्या अब भी आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं या नहीं। नाम्बी नारायण कहते हैं कि हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ और उन पैसों को खर्च करने की मुझमें शक्ति नहीं रही, पर मुझे उस मुआवजे का पाई चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे पैसे नहीं मिल जाते इस शक की गुंजाइश रहेगी कि शायद हम देशद्रोही थे। मेरी तरह न जाने कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो अब मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा।
अब यहाँ पर हमें असली नाम्बी नारायण दिखाए जाते हैं, ये फील कराने के लिए कि जो अब तक आप देखते आ रहे थे वो इनके साथ सच में हुआ था और वो सारा दुख इन्होंने खुद झेला है। शाहरुख खान अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे पूरे देश की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ उस सब के लिए जो हमने आपके साथ किया, प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। नाम्बी सर कहते हैं कि आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आपके इस तरह से माफी मांगने से और फिर मेरे माफ कर देने से ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो कोई ना कोई तो दोषी होगा, और वो कौन है इन सब का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक कि उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने निडर होकर मुझे संभाला और निर्दोष साबित करवाया। इसीलिए मुझे आज भी हमारे यहाँ के लोगों की नेकी पर और हमारे देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है, और इस प्यार और आदर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब हमें बताया जाता है कि इस घटना के कारण इसरो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाया और इसका भरपूर फायदा बाकी के खिलाड़ियों ने उठाया। इसके बाद हमें नासा के वैज्ञानिक बैरी को दिखाया जाता है, जिन्होंने नाम्बी को नासा में काम करने का ऑफर दिया था, और यहाँ हमें हिंट दिया जाता है कि शायद जो कुछ भी नाम्बी नारायण के साथ हुआ था उसमें बैरी का ही हाथ था, क्योंकि वो नासा के लिए काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते थे कि इसरो उनसे आगे बढ़ जाए, तो शायद इसीलिए उन्होंने वो खेल रचाया ताकि इसरो नासा से पीछे ही रहे। पर इसरो ने सबसे कम लागत में रॉकेट बनाकर और पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान लॉन्च करके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिनका मुकाबला अब तक कोई नहीं कर पाया। अब हमें बताया जाता है कि 24 साल तक केस लड़ते रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी नारायण को रिहाई दे दी और मुआवजे में उन्हें 50 लाख रुपए दिए। फिर 2020 में केरला सरकार द्वारा उन्हें 1.3 करोड़ रुपए दिए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण देकर उन्हें सम्मानित किया गया, और जो भी दाग उन पर लगे थे वो हट चुके थे। और इसी कहानी को बताते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है वो हमें एक सच्चे देशभक्त और एक रियल हीरो की कहानी को बताती है, जिसने अपने देश के लिए सब कुछ किया, पर देश ने उन्हें ही देशद्रोही घोषित कर दिया। आज से पहले शायद ही आपको या मुझे नाम्बी नारायण के बारे में पता रहा होगा, और उन्होंने जो इसरो में काम करके इन्वेंशन किए हैं शायद ही कोई जानता होगा। पर इस फिल्म के आने के बाद अब शायद हम में से काफी ज्यादा लोग अपने देश के वैज्ञानिकों के योगदान और उनके काम को जान पाएंगे, और हमें पता चलेगा कि ये लोग भी होते हैं जो देश के लिए कितना कुछ करते हैं, पर इनका नाम कहीं भी नहीं आता, बल्कि नाम्बी सर जैसे महान वैज्ञानिक के नाम को तो बदनाम भी कर दिया गया। हमें मूवी में दिखाया गया है कि कैसे नाम्बी सर ने इसरो को आगे बढ़ाया और जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उनके इंजन्स को बेहतर बनाया, और आज भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए इंजन्स की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। पर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई, और जो मान सम्मान उनका बना हुआ था वो पूरी तरह खराब हो गया। उन पर इल्जाम लगा कि वो देशद्रोही हैं और उन्होंने इसरो के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए। ये जो केस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पर अगर बात की जाए तो 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो ऊपर ऊपर बात करते हुए यही देखने को मिलता है कि नाम्बी नारायण को जानबूझकर ही फंसाया गया था, या फिर कह सकते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया था। नाम्बी नारायण इसरो को एकदम आगे ले जाना चाहते थे और उन्हें पता था कि आने वाले समय में क्या होगा जिससे कि हमारे देश का नाम हो सके, और वो था कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, यानी कि वेदर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और भी कई तरह की सैटेलाइट जो कि लॉन्च होने पर इंडिया को काफी आगे पहुंचा देती। पर अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। तो ये भी माना जाता है कि नाम्बी सर को फंसाने में विदेशी ताकतों का हाथ था, और ये भी माना जाता है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में भी ये स्कैंडल वाला केस हुआ था। पर रियल वजह क्या थी और किसको मुनाफा हुआ ये आज भी पता नहीं चल पाया है। पर ये जरूर क्लियर हो गया कि नाम्बी सर का इन सब में कोई भी हाथ नहीं था। ना जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन तब भी वो लोग पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे होते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिना ये फिक्र किए कि उन्हें कोई भी नहीं जान पाएगा। तो यही असली देशभक्ति होती है कि हम दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देशभक्त बने। इस फिल्म के पहले कम ही लोग नाम्बी सर को जानते थे, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने कितनी सारी चीजें की और क्या कुछ किया है इस देश के लिए। जो उस फील्ड से जुड़े होंगे उनको
को जरूर पता होगा, पर आम इंसान को अपने ही देश के काबिल लोगों के बारे में पता नहीं होता और न ही कभी ऐसे लोगों के बारे में बातचीत होती है। मैं पहले भी कहते आया हूँ और अब भी यही कहूंगा कि ऐसी फिल्में बनना बहुत जरूरी है जो हमें हमारे ही देश के बुद्धिमान और बहादुर लोगों के बारे में बताएं और आने वाली जनरेशन को भी इन सभी महान लोगों के बारे में पता हो और अपने देश पर गर्व कर सकें। क्योंकि अक्सर लोग यही कहते रहते हैं कि हमारे देश में तो कुछ बनता ही नहीं है, जबकि असलियत तो ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में कितने बुद्धिमान लोग पैदा हुए हैं और कितने सारे आविष्कार हुए हैं। पर दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं होता कि हम पैसा लगाकर उस काम को कर सकें, और अगर कोई करता भी है तो उसको कोई सराहने वाला नहीं होता या फिर उसे उस चीज की कीमत ही नहीं मिल पाती। इसीलिए कई लोग विदेश में जाकर उस काम को करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर ये चीज हमारे देश में हो जाए और थोड़े बहुत सुधार हो सके तो यहाँ भी काफी कुछ बदल सकता है और बहुत सी चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। और आप कोई भी बड़ी कंपनी उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको कोई ना कोई एक इंडियन मिल ही जाएगा, वो भी बड़ी पोस्ट पर। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे देश के लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। बस हमें सही फैसिलिटीज और मौका दिया जाए तो हम सभी देशों को पछाड़ने की काबिलियत रखते हैं। फिल्म की बात करें तो हम जिस तरह की फिल्में देखने जाते हैं, यानी कि जिसमें गाने हो, मारधाड़ हो, रोमांस हो, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये कोई फिक्शन मूवी नहीं है बल्कि रियलिटी है और उसे रियल रखकर ही बनाया गया है। फिल्म में एक्टिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन सभी बेस्ट हैं, पर दो चीजें हैं जहां ये फिल्म ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पा रही, और वो है अंग्रेजी भाषा और वैज्ञानिक भाषा। ये बात बहुत अच्छी है कि अंग्रेजों से जबरदस्ती हिंदी नहीं बुलवाया गया, नहीं तो वो बहुत ज्यादा खराब लगता, और जहाँ जो भाषा यूज होती है वही भाषा यूज हुई। पर दिक्कत ये आती है कि भारत में हर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो आम जनता को शायद आधी मूवी समझ ही ना आए या सोचती रह जाए कि आखिर कह क्या रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा बोली गई है जो कि बहुत कम ही समझ आती है, और जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाती थी वैसे ही यहाँ भी यही हाल होता है। अगर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सरल तरीके में चीजें समझाने की कोशिश की गई होती तो काफी अच्छी बात होती। इन दोनों चीजों को बताने पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि फिल्म अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि फिल्म बहुत अच्छी है, और अगर आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश अच्छी है तो ये आपको और बेहतर समझ आएगी और पूरी तरह से आप इस मूवी से कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी बात करूं तो मुझे इंग्लिश तो समझ आ गई थी, लेकिन जब विज्ञान की भाषा आती है तो मेरे ऊपर से निकल जा रही थी, क्योंकि रॉकेट साइंस समझ पाना हर इंसान के बस की बात तो नहीं है। एक्टिंग की बात करें तो आर माधवन ने नाम्बी नारायण के कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं है बल्कि उसे जिया है, और उस कैरेक्टर को निभाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, जो कि हमें फिल्म में पूरी तरह से देखने को मिलता भी है। आर माधवन इस फिल्म के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और मेन कैरेक्टर भी हैं, और इन सभी कामों को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर डाली है। शाहरुख खान का इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस ही था, लेकिन जितना भी था उनका काम सही ही देखने को मिलता है। तमिल वर्जन में हमें शाहरुख खान की जगह सूर्या गेस्ट अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं, और दोनों ही एक्टर्स ने बिना पैसे लिए फ्री में इस मूवी में काम किया है, और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग काफी सही देखने को मिलती है। इस फिल्म को बनाने में 6 साल लग गए और उसे 3 भाषाओं में बनाया गया है, और आर माधवन ने काफी मेहनत भी करी है, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर व्यक्ति को देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमें उस महान व्यक्ति से रूबरू कराती है जिन्हें एक जमाने में देशद्रोही बना दिया गया था, पर उन्हें फिर पद्म भूषण से नवाजा गया, और उनके काम को आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो हमारे देश के लिए बहुत अनमोल हैं, और ऐसे व्यक्ति के बारे में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो इस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ जाकर देख सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी कहीं सुनी बातों को जानकर नाम्बी सर के रिश्तेदारों की तरह नफरत फैलाने लग जाते हैं, या आप उन बातों की जांच पड़ताल करते हैं और तब जाकर आप कोई राय बनाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि कैश करो की तरफ से एक गिव अवे भी रखा गया है। गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए नियम यही है कि आपको बस कैश करो ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कूपन कोड फिल्मी25 इस्तेमाल करना है। आप कैश करो ऐप से उसमें मौजूद किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करिए और तब किसी 1 लकी विनर को मिलेगा एक बेहतरीन ब्लूटूथ स्पीकर और 5 लकी विनर्स को मिलेगा 500 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। लेकिन ध्यान रहे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है, वरना आप गिव अवे से बाहर हो जाएंगे।
जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद डाउनलोड करिए, कैश करो और बचाइए आप अपने ढेरों पैसे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।